हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आज मैं बात करने वाला हूँ प्लेगरिज्म कंसेप्ट्स एंड टाइप्स। ये है आपका यूजीसी नेट का यूनिट 1 चैप्टर 8 है। ओके, तो प्लेगरिज्म कंसेप्ट्स एंड टाइप्स। तो प्लेगरिज्म किसको कहते हैं? जैसे मैंने लास्ट वाला जो चैप्टर 7 पढ़ाया था उसमें ऐसा था कि आईपीआर जो था, जिसमें आपका हर तरह का पेटेंट्स आता था, कॉपीराइट्स आता था, ये सब। तो वही जब कोई अगर मान लो कि कोई बंदा रिसर्च पेपर लिख रहा है या जर्नल में पब्लिश करने के लिए, तो वो किसी और का जो यूनिक लिखा हुआ चीज़ हो और उसको कॉपी कर रहा हो तो उसे प्लेगरिज्म कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हम इस चैप्टर में कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या क्या टाइप्स है प्लेगरिज्म का। ओके, इंट्रोडक्शन टू प्लेगरिज्म। पहले देखते हैं डेफिनेशन। Plagiarism is a significant issue in academic and research environments where originality and integrity are highly valued. देखो, जैसे मान लो कि रिसर्च फील्ड है आपका मेडिसिन सेक्टर का, तो मेडिसिन सेक्टर का है तो इसमें आईपीआर जो है, पेटेंट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि एक एक मेडिसिन का कोई मोलिक्यूल है उसको डेवलप करने में कभी कभी 30 ईयर्स तक लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्पेंड होता है और आउटपुट के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए अगर कंपनीज का आपको इनकम नहीं होगा, वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उससे उनका प्रॉफिट नहीं होगा, तो कोई रिसर्च मतलब करेगा ही क्यों? तो वही ऐसे एनवायरनमेंट्स जहाँ पे ओरिजिनलिटी एंड इंटीग्रिटी हाईली वैल्यूड है, वहाँ पे प्लेगरिज्म जो है सिग्निफिकेंट इशू बन चुका है। अंडरस्टैंडिंग प्लेगरिज्म इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स इन देयर वर्क। ओके, अब चलो डेफिनेशन देखते हैं। प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेज वर्क। जैसा मैंने बताया कि किसी का ओरिजिनल वर्क है ना, वो ओरिजिनल वर्क आपका रिसर्च पेपर हो सकता है, कोई जैसे सर्वे हो सकता है, कोई मान लो म्यूजिक है, कोई आर्ट है, तो कुछ भी हो सकता है ओरिजिनल वर्क। अब उसी को जो है बिना परमिशन लिए आप अगर कॉपी करते हो, वो आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको डायरेक्टली किया जाए। कॉपी जो है हो सकता है कि उसी से कुछ डिराइव करके कॉपी किया जाए, तो ये सारे प्लेगरिज्म में आते हैं। मतलब कोई भी अगर आपका जो परमिशन है वो नहीं ली गई है तो वो सब प्लेगरिज्म में आएगा। तो डेफिनेशन है, प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेज वर्क, आइडियाज़ और एक्सप्रेशन विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि ये किसी और का वर्क है। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग समवन एल्सेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वंस ओन। This can include copying text, ideas, images or data from various resources such as books, articles, websites and other media. तो वो अलग अलग मीडिया हो सकता है, तो कहीं से भी किसी का भी ओरिजिनल वर्क है उसको आप चुराते हो तो वो प्लेगरिज्म के अंदर आता है। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है मतलब प्लेगरिज्म का, वो मतलब क्यों अवॉइड करना चाहिए। एकेडमिक इंटेग्रिटी, मेंटेनिंग ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी इन एकेडमिक वर्क। जिसका जो काम किया हुआ है, मान लो जैसे निकोल टेस्ला का आप बहुत नाम सुने होंगे और एडिसन का, तो ये दोनों के बीच में बहुत डिबेट चलता है कि जो है एक तरह से निकोल टेस्ला वाज बोर्न टू अर्ली, मतलब वो 200-250 साल अगर बाद पैदा लेते तो उन्हें वो बहुत जो अभी जैसे एलन मस्क है उस टाइप का जो है वो मतलब अमीर होते, क्योंकि उस टाइम तक जो है ना आपका पेटेंट वगैरह का वैल्यू जो है सो हो चुका था, और वो जिस टाइम में थे तो इनके रिसर्च को एक से एक रिसर्च को जैसे चुराया गया है, और कुछ कुछ जो एक तरह से बिलियनियर्स थे वही चुराए हैं, या फिर अगर मतलब पेटेंट है तो एकदम सस्ते में जो है मतलब ख़रीद लिया और उसके बाद जो है खुद उस मतलब पेटेंट से मतलब इंडस्ट्री पूरा बढ़ा के बहुत बहुत अमीर हुए हैं। तो इसमें
जैसे निकोल टेस्ला और एडिसन का स्टोरी चलता है AC और DC का, कि कभी आप पढ़ना कि निकोल टेस्ला जैसे चाहते थे कि अल्टरनेटिंग करंट आगे बढ़ना चाहिए, जबकि मतलब एडिसन चाहते थे कि आपका मतलब DC जो होता है डायरेक्ट करंट ये बढ़ना चाहिए। तो फाइनली जीता निकोल टेस्ला का ही आइडिया। बट पॉइंट इज़ कि उन्हें, आप कभी ये स्टोरी पढ़ना, कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी। मतलब उनके आइडिया को गलत साबित करने के लिए आपको चौराहे पे जो है एलिफेंट्स को खड़ा करके और अल्टरनेटिंग करंट से जो है उन्हें जो है एक तरह से मारा जाता था, जो है शॉक दे दे के। तो वही बात है, एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है, सो मेंटेनिंग एकेडमिक ओरिजिनलिटी इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी इन एकेडमिक वर्क। अब लीगल रिपरकशंस, अवॉइडिंग लीगल इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो वही है कि जैसे मैंने पहले भी जैसे चैप्टर्स के वीडियोज़ में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप देखोगे कि महिंद्रा का एक एग्जांपल आया था कि इसका जो थार है उसको कुछ कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट के लिए अलाउ नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि उसका जो डिज़ाइन है वो जीप से मिलता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये भी जैसे बोला गया था कि लीगल रिपरकशंस होंगे, है ना। अब देखो मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चैट GPT आजकल हर कोई यूज कर रहा है, हर किसी को पता है चैट GPT के बारे में। अब देखिए इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो मॉडल्स जो है, जैसे GPT 3 हो गया, 3.5 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब मॉडल्स में कहा जा रहा है कि जो रिकॉर्ड और डेटा जो यूज हुआ है, ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स का यूज हुआ है। फिर जितने भी जैसे मीडिया एजेंसी है, ट्विटर है, फेसबुक है, जितने भी बुक्स है, ये सब का डेटा से ट्रेन किया गया है मशीन लर्निंग के थ्रू, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो अब डेटा तो किसी और का है ना, तो अब मतलब डेटा अगर जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है तो उन्होंने मेहनत करके पैसा देके रिपोर्टर्स को कैसे कैसे जगह पे भेज के उनके सिक्योरिटी का इंतजाम, उनका तो बहुत जैसे मेहनत लगा है, तो मतलब डेटा पे तो उनका कॉपीराइट है ना। लेकिन आप बिना कुछ भी उनसे परमिशन लिए हुए आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हो, तो ये भी तो गलत है। तो वहाँ पे जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी जो है, तो एक लीगल रूट भी इसके लिए लेने का सोची है। तो ये सब प्लेगरिज्म का जो है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो लेटेस्ट है। अब रेपुटेशन, प्रिजर्विंग पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। अब देखो मान लो कि कोई मान लो कि एक्स नाम का न्यूज़पेपर है और उसमें कुछ आर्टिकल ऐसा जो है एक तरह से पब्लिश हो जाए, जो मानो कि ब्लूमबर्ग का आर्टिकल हो, उसी से बहुत चीज़ एक तरह से 90% जो है थिंकिंग लेके और वो एडिटोरियल लिखा हुआ हो, तो उस और ये जैसे बाद में जो है जिस मीडिया में आ जाए कि ऐसे ऐसे जो है चोरी करके डेटा लिखा गया था, तो वो इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन पे कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है जी। अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इनकरेजिंग ओरिजिनल थिंकिंग एंड लर्निंग। तो जैसे मैंने फार्मा सेक्टर का एग्जांपल दिया था कि ओरिजिनल थिंकिंग जो है तो वही बढ़ेगा और उसका वो इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, तभी जो है R&D पे कंपनीज स्पेंड भी करेंगी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तभी होगा ना, तभी देखो जैसे R&D पे स्पेंड करेंगी तो उसके बाद और ज़्यादा हायर जो है मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर सबको जैसे किया जाएगा, तभी तो और ज़्यादा सोसाइटी में थिंकिंग और लर्निंग डेवलप होगा। तो ये सब इम्पोर्टेंस है। अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो प्लेगरिज्म हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एन अनएथिकल प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज। हमेशा से मतलब कहा जा रहा है। द टर्म प्लेगरिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेगेरियस। ये सब याद रखना कि कौन सा कहाँ से आया है, तो ये लैटिन वर्ड से आया है, जो नाम था प्लेगेरियस। तो ये सब आ सकता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में। प्लेगेरियस मीनिंग किडनैपर, तो किडनैप करता है। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट हो गया। इन इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज एस्टेब्लिश गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन टू कॉम्बैट प्लेगरिज्म इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। आप देखोगे कि प्लेगरिज्म, आप अगर R&D इंस्टीट्यूशंस में जाओगे तो देखोगे कि पुराने जितने भी
रिसर्च पेपर्स हैं। तो पुराने ज़माने में तो उतना इंटरनेट था नहीं, तो उसके बाद अगर एक मतलब दूसरे देश से, दूसरे कंट्री से छाप के अगर कोई इंडिया में पब्लिश करे, तो भी कोई जांच का उस लेवल का जैसे सॉफ्टवेयर्स नहीं एग्जिस्ट करता था ना, कि जिसके पास सारा डेटा हो और जो जैसे बता दे कि नहीं ये जो है दूसरे देश में छप चुका है। तो पहले के बहुत रिसर्च आप देखोगे कि कंट्रोल वी कंट्रोल सी और प्लस कंट्रोल वी जो कहते हैं ना कि कॉपी पेस्ट, वैसा किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। आजकल के ज़माने में जो नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट भी थीसिस लिखते हैं ना, तो उसका भी सारा चीज़ जो है सॉफ्टवेयर में डालते ही चेक हो जाता है कि किस लेवल तक का कितना परसेंटेज जो है खुद से लिखा हुआ है और कितना परसेंट इधर उधर से चोरी करके लिखा हुआ है, जिसको प्लेगरिज्म कहते हैं। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म कैन अकर इन वेरियस फॉर्म्स ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टाइप्स देखते हैं। पहला डायरेक्ट प्लेगरिज्म, जो डायरेक्ट छपा हुआ हो, यही सिंपल है। डायरेक्ट प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स कॉपीइंग समवन एल्सेज वर्क वर्ड by word without giving credit. This is considered the most blatant form of plagiarism and easily detectable plagiarism detection software. तो ये सब सॉफ्टवेयर जो है उसमें पूरा डेटा फीड रहता है, तो वो आपको स्टडी करके बता देता है कि ये यहाँ से कॉपी किया हुआ है। आप अगर पता है, आपके दिमाग में आएगा कि नहीं हम थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं या थोड़ा जो है वर्ड्स चेंज कर देते हैं, लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर जो है इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो बता देता है कहीं और है। अब देखो सेल्फ प्लेगरिज्म ऐसा होता है कि जिसमें जो है खुद का डेटा जो है ना वही दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाता है। देखो ये सेल्फ प्लेगरिज्म occurs when an author reuses significant portion of their previously published work without acknowledgement. Although the work is author's own, it is still unethical to present it as a new research. तो जैसा ये सेल्फ डिफाइनिंग है कि जो है आप ही का कुछ लिखा हुआ, मानो कि आपने कोई पॉवर्टी पे, जैसे इंडियन पॉवर्टी पे बुक लिखी और उसका जो है एक तरह से 90% जो है डेटा यूज करके फिर से आप कोई ऐसा बुक जैसे लिख दिए कि मॉडर्न इंडियन पॉवर्टी, तो ये भी तो आपका सेल्फ प्लेगरिज्म में ही आएगा ना, कि क्योंकि आपने खुद का डेटा ही यूज किया है और उसको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इट्स अ न्यू थिंग, जैसे यूजर्स को या फिर रीडर्स को चीट करने के लिए। तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म में आ जाता है। अब मोजाइक प्लेगरिज्म, देखो ये सब जो है ना, आपको ऐसा हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग जो होता है, जिसमें प्लेगरिज्म के टाइप दे दिए जाएंगे और अलग अलग डेफिनेशन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। ये यूजीसी नेट में बहुत आता है। तो ये सब जो है डिफरेंस आपको याद रखना है कि डायरेक्ट में कैसे होता है, वर्ड बाय वर्ड होता है बिना क्रेडिट दिए हुए। सेल्फ प्लेगरिज्म में होता है कि खुद का ही आपका वर्क किया हुआ है और उसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाता है। अब मोजाइक प्लेगरिज्म ऑल्सो नॉन एज पैच राइटिंग, पैच में थोड़ा थोड़ा जो है वैसे किया जाता है। इन्वॉल्व बोरोइंग फ्रेजेज फ्रॉम अ सोर्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स और फाइंडिंग सिनोनिम्स एंड रीफ्रेजिंग द टेक्स्ट व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। सही बात है। तो वही जो है मैंने अभी जो पिछले स्लाइड्स में बताया था कि आपका जो है टोटल जो है कंटेंट वही है और उसके बाद वर्ड्स को जो है आप चेंज कर दे रहे हैं, फ्रेजेज को चेंज कर दे रहे हैं, लाइंस को जो है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिए और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं ये प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो फ्रेजेज चेंज करने के बाद भी वो प्लेगरिज्म होता है। उसको तो मोजाइक प्लेगरिज्म कहते हैं। देखो जैसे यूजिंग कोटेशन मार्क्स और फाइंडिंग सिनोनिम, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक जैसे एस जयशंकर का जो एक स्टेटमेंट आया था कि जो है यूरोप हैज़ अ फीलिंग दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर देयर ओन प्रॉब्लम, इस टाइप का। तो अब अगर ये स्टेटमेंट हुआ, अब यही स्टेटमेंट को जो है कोई आदमी लिखने लगे हमेशा, ठीक है, कोई जैसे मतलब एडिटोरियल में छपता रहे बिना ये कहे हुए कि सो एस जयशंकर सेड लाइक दिस, तो ये एक तरह से मोजाइक प्लेगरिज्म होगा। मतलब कोई एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म occurs when a writer unintentionally fails to cite their sources or misquotes them due to their negligence or lack of understanding or citation rule. Despite being unintentional, it is still considered plagiarism. तो जैसा ये सेल्फ डिफाइनिंग है कि एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में जो है
आप गलती से जो है जो उनका नाम लिखना भूल जाते हैं, या फिर कितने बार साइटेशन का रूल्स है ऐसा कि आप उनका नाम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म का टाइप है। तो हमने 4 तरह का देखा। अब पाँचवा और छठा देखते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। जैसे मैंने पैराफ्रेजिंग बताया कि रीफ्रेज किया हुआ, जैसे कुछ अगर लिखा हुआ है कि सो इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री, इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, तो वहाँ पे कोई लिख दिया कि इंडिया इज वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल कंट्री, तो ये पैराफ्रेजिंग ही करना हुआ ना, केवल आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर दें और उसके बाद जो है मतलब आपके नाम का वो जो है कंटेंट हो जाए, तो ऐसा ये सब जो है रीफ्रेजिंग प्लेगरिज्म में आता है। देखते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स रीफ्रेजिंग समवन एल्सेज आइडियाज और टेक्स्ट विदाउट प्रॉपर साइटेशन। देखो मेन सब चीज़ में यही मीनिंग है ना कि आपको जिसका काम है उसका आपको नाम आना चाहिए, कि ये मैं चीज़ है कोई लिखा हुआ या वीडियो है, इमेज है, म्यूजिक कुछ भी, तो उनका नाम आना चाहिए कि ये इसका वर्क है। इसके वर्क को आप अपने नाम से जो है ना पब्लिश करें, तो यही मतलब प्लेगरिज्म के सारे टाइप्स का बेसिक मीनिंग है। तो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म समझ गए। तो इवन जो द वर्ड्स आर डिफरेंट, द अंडरलाइंग आइडियाज आर स्टिल बोरोड विदाउट एक्नॉलेजमेंट। अब आते हैं कंप्लीट प्लेगरिज्म। कंप्लीट प्लेगरिज्म occurs when an individual submits another person entire work as their own। ये सब पता है, कभी कभी आप देखोगे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन में होगा कि कोई मतलब स्टूडेंट है 1 साल से जो है 1 ईयर से मेहनत कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, डेटा गैदर किया, और उसके बाद कोई और मतलब पीएचडी अगर जब मानो कि मतलब स्कॉलर है वो जैसे गया उसका देखा कि सो यार मतलब 1 साल का उसका डेटा गैदर किया हुआ है, तो वो चुपके से डेटा को जो है चुरा के और अपने नाम से जो है उससे पहले सबमिट कर देगा किसी भी जैसे जर्नल में। तो उसके बाद जो मतलब पहले वाला स्टूडेंट था वो जैसे पब्लिश करेगा तो एक तरह से जर्नल की तरफ से अप्लाई आएगा कि ये तो पहले ही पब्लिश हो चुका है, उसके बाद वार्निंग आएगा कि आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं। तो इसको जो है कंप्लीट प्लेगरिज्म कहते हैं। तो इंटायर वर्क है देयर ओन हो गया। दिस इज अ सीवियर वायलेशन ऑफ एकेडमिक एथिक्स एंड कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब प्लेगरिज्म डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिटेक्शन टूल्स देखो, सेवरल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट प्लेगरिज्म बाय comparing submitted work against a vast database of published material। some popular plagiarism detection tools है देखो, जैसे टूर्निटिन है, वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस फॉर चेकिंग द ओरिजिनलिटी। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सबसे जैसे ग्रामरली हो गया, कॉपीस्केप हो गया, तो ये सबसे जो है प्लेगरिज्म चेक होता है। ठीक है जी। अब प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम ले सकते हैं जिससे प्लेगरिज्म प्रिवेंट किया जाए। तो अवॉइड प्लेगरिज्म, स्टूडेंट्स एंड रिसर्च शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। प्रॉपर साइटेशन, जहाँ पे जिसका रिसर्च किया हुआ ओरिजिनल वर्क है उसको आप साइट करो ना कि हाँ इसका वर्क है, मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेके अपना ये वर्क लिखा है। तो इतना भी चोरी करने की क्या ज़रूरत है, अपना भी काम करो। ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर साइटेशन फॉर एनी सोर्सेज। फैमिलराइज योरसेल्फ विद डिफरेंट साइटेशन स्टाइल। साइटेशन मतलब स्टाइल्स है कि साइटेशन का तरीका है कि देखो कोई भी जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है ना उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक रूल्स होता है। क्यों रूल्स होता है? क्योंकि फ्यूचर में जो भी लिखे तो वो जो है उसी रूल के अनुसार लिखे कि पॉइंट टू पॉइंट जो है समझने में मतलब अंडरस्टैंडिंग में मतलब आसानी हो। तो वैसे ही साइटेशन का स्टाइल्स है उसे यूज किया जाता है। कोटेशन यूज कोटेशन मार्क्स फॉर डायरेक्ट कोट्स एंड साइड द सोर्स। जैसे कोटेशन मार्क्स यूज करो इधर से ऐसे करके दोनों, और उसके बीच में जो लिखना है लिखो, उसके बाद इसका सोर्स आप लिख दो ऐसे डॉट डॉट देके कि मेरा ये सोर्स है। अगर जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम, कोई जर्नल है तो जर्नल का नाम, ऑथर है तो ऑथर का नाम। अगर आप किसी मतलब इंटरव्यू से जैसे कोई मतलब जैसे ले रहे हो तो इंटरव्यू का मतलब डिटेल्स डालो, तो ये सब हो गया। अब पैराफ्रेजिंग, इंश्योर दैट पैराफ्रेज कंटेंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एंड प्रॉपरली साइटेड।
तो जब पैराफ्रेजिंग आप कर रहे हो वो भी ओरिजिनल से अलग होनी चाहिए। ओरिजिनल वर्क, फोकस ऑन क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट एंड आइडिया, तो ओरिजिनल कंटेंट आप बनाओ। अब प्लेगरिज्म अवेयरनेस, एडुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेगरिज्म, की क्या क्या आपके साथ हो सकता है। अब कंसिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं, देखो एकेडमिक कंसिक्वेंसेज, ग्रेड पेनाल्टीज़, कि आपका जितना ग्रेड आया हुआ है तो आपने गलत ऐसे जो है कहीं और से छाप के आप जो है अगर कर रहे हो तो आपका मान लो कि पहले 8.5 है तो उससे हटा दिया जाए एज ए पनिशमेंट। रिड्यूस ग्रेड्स ऑफ फेलियर इन द असाइनमेंट और कोर्स, या फेल कर दिया जाए आपको, सस्पेंशन, सस्पेंड ही कर दिया जाए इंस्टीट्यूशन से, एक एक्सपल्सन आपको निकाल ही दिया जाए, तो ये सारा आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। अब प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेज, जॉब से ही निकाल दिया जाए। लीगल जो है आप पे जो है लीगली कहा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपने वायलेशन किया है तो उसके लिए आप पे केस हो। जैसे आपने देखा होगा कि कितने बार जो है जो मतलब VFX जो इंडिया में यूज होता है जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, वो सब हॉलीवुड से जो है कितना बार 2 कॉपी छापा हुआ रहता है, कॉपी टोटल। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स हैं कम से कम 30-30 सेकेंड्स के, जिसमें बस थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग थोड़ा सा चेंज करके जो है वैसे ही का वैसे ही दिखा दिया जाता है। तो वो सब पे कितने बार जो है मतलब कंपनी जो है बाहर की वो लीगल एक्शंस ले सकती हैं। अब रेपुटेशन डैमेज, जैसे आपने देखा था कि आदि पुरुष वाला जो इंसिडेंट हो चुका था, कितना उस पर कंट्रोवर्सी हुआ, तो उसे आदि पुरुष इतनी महंगी, शायद मेरे को लगता है 400 करोड़ की मूवी थी, और इतना रेपुटेशन ख़राब हो गया कि वो मतलब फ्लॉप ही मान सकते हो आप उसे। अब फ्लॉप मतलब जो हो टेक्निकली जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं चल पाया, तो ये रेपुटेशन डैमेज होता है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं प्लेगरिज्म का। UGC रेगुलेशन, UGC हैज लेड डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू एड्रेस प्लेगरिज्म इन इंडियन एकेडमी, तक UGC नोटिफिकेशन 2018 है जी चाहता। तो UGC प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन का रेगुलेशन 2018, ये आप याद रखना। ये हो सकता है कि UGC नोटिफिकेशन 2018 कुछ है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये प्लेगरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। प्रमोट एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म। अब ये आप देखोगे कि ये याद कर सकते हो कि 2018 का है, तो ये मतलब रिसेंट का है ऑलमोस्ट। तो ये सब पे आप देखोगे कि US गवर्नमेंट से लेके US हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सब इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि आप IPR राइट्स वगैरह और प्लेगरिज्म वगैरह को अच्छे से कंट्रोल करो, क्योंकि जो है यहाँ धड़ल्ले से होता है तो होता है, सही बात है। तो क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग आपको कोई भी नॉलेज जो है ना वो फ्री में नहीं दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू हैव पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म। अब देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे तो मतलब प्रोफेसर से लेके सबको ये सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सा वेबसाइट्स है, या फिर उनके पास रिसोर्सेज है चेक करने का, प्लान्स है उसका, तो हो सकता है मतलब प्रीमियम प्लान्स लिया जाता है। तो अब ये सब छोटे छोटे कॉलेजेस और सारे मतलब जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे जो है तो उनको जो है ऐसा मतलब स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि सबके लिए जो है ये सब चीज़ अवेलेबल कराया जाए। और पेनाल्टी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ पेनाल्टीज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्लेगरिज्म रेंजिंग फ्रॉम वार्निंग टू एक्सपल्सन, तो ये सब होना चाहिए। अब नोटेबल केसेज इन इंडिया देखते हैं। Several high-profile plagiarism cases in India have highlighted the importance of academic integrity. For example, 2013 allegations of plagiarism were made against a senior academic at Delhi University, leading to increased scrutiny and awareness about plagiarism and academic academy। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, ये तो मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है। तो वही कंक्लूजन्स आप समझ सकते हैं जो मैंने पढ़ाया। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का चैप्टर। तो इसके बाद जो है मैं सारे जो 10 यूनिट्स हैं उसमें UGC नेट के सिलेबस में वो सारे लाऊंगा, और उसके बाद उसके अंदर जो है सब यूनिट्स जो 10-10 चैप्टर्स है वो सारे मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो
इसको लाइक करो कि हमारा भी चैनल यूट्यूब पे एल्गोरिथम में आगे बढ़े हो, तो शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।